नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यह फिर से संबंधित है ईरान से, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका इस युद्ध में उलझा हुआ रहा, उसके बाद एक तरह से देखा जाए कि कहा गया कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बाद अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की है। फिलहाल तो यही मामला समझ में आता है। आज इस्लामाबाद में इन सब की जो है एक तरह से वार्ता भी होने वाली है। लेकिन मुद्दा कुछ और निकल के सामने आया। जैसा कि सबसे ज्यादा इस युद्ध में एक जगह जिस पर सबसे ज्यादा विवाद रहा वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जितने भी तेल के जहाज वगैरह थे, खास करके दक्षिण एशिया और चाइना तक जाने वाले, वो सब इसी ही रास्ते से आ रहे थे। अब ये एरिया ईरान ने ब्लॉक कर दिया कि यहां से अब हम जहाज नहीं जाने देंगे। जो कुछ जहाज गुजरे भी तो उस पर जो है मिसाइल से अटैक किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश में एक तरह से ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गया। अब मामला यह है कि जब सीज फायर हो गया तो तमाम देशों में यह संदेश गया कि चलो अब थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि इस एरिया से जहाज निकल सकता है। तो ऊर्जा संकट की जो स्थिति उत्पन्न हुआ है उससे हम सब निजात पाएंगे। लेकिन ईरान ने एक तरह का अलग ही, अब कह सकते हैं, मामला शुरू कर दिया है। वह क्या है? अब जैसे इस एरिया से जहाज निकलने की बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अब इसका ये कहना है कि अगर यहां से आप निकल रहे हैं तो आपको हमें टोल देना पड़ेगा। टोल मतलब समझते हैं ना, गांव घर में भी होता है, या जब देखते हैं कि कोई ब्रिज वगैरह बनता है तो एक तरह से कहा जाता है कुछ फी लिया जाता है ना। आपको डंडा ऐसे गिरा रहता है, गाड़ी आती है कि भाई साहब आपको 20 रुपया 50 रुपया देना पड़ेगा, फिर आपने दिया और गाड़ी आगे निकल गई। ठीक ऐसा ही ईरान यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इधर से कोई भी जहाज आएगा तो आप हमको पहले यहाँ पर टोल दीजिए, फीस दीजिए, तब आपके जहाज को हम आगे जाने देंगे। अब इस बात का बहुत सारे देश जो है यहाँ पर विरोध करना शुरू कर चुके हैं कि भाई ये तो मामला ही गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ये चीज आता नहीं है। तो यहाँ पर अब हम यही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीज फायर कितना सफल होने वाला है, इस्लामाबाद में जो वार्ता चल रही है वो कितना सफल होगा, और यहाँ पर जो ईरान इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है वो कितना वैध है अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखेंगे। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम सुएज नहर से तुलना करके देखेंगे कि आखिर वहां पर जो पैसे लिए जाते हैं फिर ये अलग कैसे है दोनों, ठीक है। तो विस्तार से इसको चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है। और ये जो है ना, एक तरह से आप देखेंगे कोर्स पूरी तरह से आपको इसका ऐसे समझिए कि फी केवल 1 रुपया रखा गया है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं एक तरह से ये फ्री ही आपके लिए है। 1 मई 2026 से 200 प्लस आर की लाइव क्लासेज इसमें होगा, 60 प्लस पावर टेस्ट इसमें होंगे, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है 9555124124, और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कीजिए, सही से जानकारी लीजिए, और फिर बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी का अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसके आधार पर ही आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न आ जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको ये समझना चाहिए। और एक काम और कर सकते हैं, संस्कृति आईएएस का आप जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां भी ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखेंगे बाकी जो नेशंस हैं ये सब इस जो ईरान की घटनाक्रम है इसको किस हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी गल्फ कंट्री का क्या यहां पर एक्शन आ रहा है, और इस तरह से जो जहाज यहां से गुजरेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के ईरान की रणनीति क्या बदलने वाली है या यही रहने वाला है। देखिए अब यहाँ पर फरवरी मार्च 2026 में ईरान में हुए हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को प्रभावी रूप से ब्लॉक कर दिया था, और आईआरजीसी जो उसकी फोर्स है उसने जहाज पे हमले भी किए थे। अब जो यहाँ पर सीज फायर की बात किया जा रहा है उसके बाद की स्थिति यह है कि कह रहा है कि यहाँ पर जो आपसे हम टोल लेंगे उसमें या तो प्रति बैरल $1 आप दे दीजिए, या प्रति जहाज जो है $2 मिलियन तक आपको देना पड़ेगा। और ये कैसे? तो क्रिप्टो या युआन में आप दे दीजिए, यानी कि पेमेंट जो करेंसी की बात की गई है ये रखा गया है। ये कुल मिलाकर के डिमांड है। ये डिमांड किसका है? ईरान का डिमांड किया जा रहा है। अब जो बाकी गल्फ देश हैं जो कि यूएई हैं, कतर हैं, सऊदी हैं, ये सब, और जीसीसी और अमेरिका, ये सब इस डिमांड को क्या कर रहे हैं? खारिज कर रहे हैं कि भाई ये तो गलत बात हो गया। दरअसल सीज फायर जिस मुद्दे को लेकर के हुआ था, समझौता जिस बात को लेकर हुआ था, वो तो कहीं भी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर इस कंडीशन में ये समझौता आगे बढ़ कैसे सकता है? अब यहाँ पर चर्चा सुएज नहर पर, क्योंकि सुएज नहर से ईरान इसको तुलना करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुएज नहर पर जो ट्रांजिट फी लिया जाता है दरअसल वो लीगल है, वह वैध है।
लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो व्यवस्था की जा रही है, यह टोल, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तो जलमार्ग है। आप ये कहेंगे, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो ध्यान दीजिए, आपका प्रीलिम्स आने वाला है, इस लिहाज से इस मुद्दे को आप ठीक से समझ लीजिए। क्योंकि सुएज नहर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों ही चर्चा में बहुत रहा है, प्रश्न यहां से बन सकता है और ऐसा ही कुछ टेक्निकल प्रश्न रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, दोनों ही जलमार्ग हैं, लेकिन दोनों की कानूनी स्थिति अलग है। और कानूनी स्थिति इसीलिए अलग है कि दोनों की जो बनावट है उसमें अलग अलग विविधता, यानी कि कुल मिलाकर के अगर सुएज नहर की बात करेंगे तो वो मानव निर्मित है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करेंगे तो वो प्राकृतिक है। अब इसी बात को लेकर के अंतरराष्ट्रीय कानून बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने जो एक सड़क बनाया, तो निश्चित तौर पर उस सड़क से जो चलेंगे, मेरे गली के तरफ से होकर के अपने घर तक जाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा भाई साहब इसमें मैंने अपना रिसोर्सेज लगाया है, मैंने अपना पैसा लगाया है, लेबर लगाया है, अपना समय दिया है। तो अगर मेरे रोड से, ये प्राइवेट है, ये यहां से होकर के आप चलेंगे तो इसके रखरखाव वगैरह के लिए आपको पैसा कुछ हद तक देना पड़ेगा। ये व्यवस्था सुएज में है। लेकिन अगर रोड बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट का है, पब्लिक का है, तो फिर उस पे तो सब चलेंगे, है ना। हाँ, गवर्नमेंट कुछ टैक्स वगैरह ले सकती है रखरखाव मेंटेनेंस के लिए, बाकी चीजें तो बाकी कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई क्यों वहां पर अपने मोहल्ला के आगे गाड़ी लगा के रोक दे कि नहीं आपको आगे गुजरना है तो पैसा लेंगे। तो यही कंडीशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। तो ये दोनों बात अगर समझ जाएंगे तो ये मामला पूरी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। सुएज कैनाल की स्थिति यहां पर आप जान ही रहे, आगे चल के इसको हम जरा डिटेल से चर्चा करेंगे। सुएज नहर क्या है? जैसा मैंने कहा कि आर्टिफिशियल वाटरवे है। ये पहले था नहीं, लेकिन इसको बनाया गया है, इसका जो है निर्माण किया गया है। और निर्माण किसके द्वारा? मिस्र के। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यह मिस्र का, आप देखिए यहाँ इजिप्ट आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर देखिए, तो ये जो एरिया पूरा है यह इजिप्ट के उसके सीमा के अंतर्गत है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और किसी भी तरह का ये प्राकृतिक नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल वाटरवे है। तो कुल मिलाकर के ये से खोदा गया होगा, तो मिस्र ने अपना रिसोर्सेज लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, बाकी देशों को इसकी सुविधा मिल जाती है। तो अब अगर इस स्थिति में देखा जाए तो उसके रखरखाव के लिए पैसा तो चाहिए, वहां पर संचालन हो तो पैसा तो चाहिए। तो मिस्र सरकार इस लिहाज से कुछ पैसा मांगती है। यह मामला क्लियर हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून भी है, यह भी कहता है कि ऐसे जो कृत्रिम मार्ग होंगे उस पर आप शुल्क ले सकते हैं, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्च है उसको कवर करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको यहां से नहीं जाना है सुएज कैनाल से, तो आपके पास अल्टरनेटिव रूट है, और वो अल्टरनेटिव क्या है? केप ऑफ गुड होप, जो आपको पूरा, अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप, तो पूरे नीचे से घूम के जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, कोई देश चाहता है कि चलो उतना जहाज को क्यों घुमाया जाए, है ना। समुद्र में चलने में बहुत सारे जो है ना अपने खतरे भी हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपके पास विकल्प है, ये किसी ने रोका नहीं, आप जा सकते हैं। और अदरवाइज आप चाहते हैं वहां से सुएज से जाने के लिए, तो जो रखरखाव मेंटेनेंस के लिए बस थोड़ा बहुत पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये तो सुएज की स्थिति है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात किया जाए तो यह यहां पर देखेंगे मानव निर्मित नहीं है। जैसे मिस्र ने उसको बनाया, इसको ईरान ने नहीं बनाया है। तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक है तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून यही पड़ता है कि भाई यहां पर आप इसके लिए किस लिहाज से पैसा ले सकते हैं, ये सभी के लिए पारागमन के लिए उपलब्ध है, ठीक है। यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच स्थित फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है। अब इसके कानून की अगर चर्चा करेंगे, चूंकि प्रीलिम्स है तो आपको यहां से पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। इसका पार्ट 3 और आर्टिकल्स 37 to 44 तक अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बातें कही गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उस बात को लेकर के, इसमें कहा गया है कि जहाजों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार कैसे है? आपको बिना किसी पूर्व अनुमति के, यानी कि कोई अनुमति किसी से लेने की आवश्यकता है नहीं। कारण क्या? किसी देश ने अपने रिसोर्सेज को लगा करके उसको नहीं तैयार किया है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, यहां पर कोई बाधा भी नहीं होगा। और देखिए यहां पर जो शब्द है, जो पारगमन शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। अब यही बात ईरान कह रहा है कि हमें यही चाहिए। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय कानून के विरोध में ईरान जा रहा है कि नहीं? यानी कि कुल मिलाकर के अभी का जो माहौल हुआ है ना, उसका फायदा कहीं कहीं ईरान उठाना चाह रहा है। यहीं पर आर्टिकल 26 और आर्टिकल 44 देखेंगे, इसमें भी कुछ बातें स्पष्ट तौर पर कहा गया, और कहा गया है कि जो तटीय देश है, अब तटीय देश में देखेंगे तो जो ईरान ओमान की बात की जा रही है, तो तटीय देश के लिए कहा गया है कि केवल गुजरने की अनुमति के लिए आप शुल्क नहीं मांग सकते। शुल्क फिर मांग कैसे सकते हैं? तो उसके लिए कहा गया है कि जैसे कि पायलटिंग होगा, टंगिंग होगा, पोर्ट आप सर्विस देते हैं, जैसे सिंगापुर में आपने देखा होगा, मैं सिंगापुर की भी चर्चा करूंगा, जैसे भारत सरकार ऐसे बनाना चाह रही है अंडमान निकोबार में। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति है तो आप इन सर्विस के लिए थोड़ा सा शुल्क ले सकते हैं, लेकिन शुल्क का आधार पारगमन
प्रलोभन नहीं होना चाहिए कि भैया आपको इस रूट से निकलना है तो हम अपनी दादागिरी दिखाएंगे, मेरा मोहल्ला घर जो है उसी मोहल्ले में पड़ रहा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते। ईरान यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो मुझे पैसा दे दीजिए, तभी मैं आपको गुजरने दूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अब देखिए, हॉर्मुज हम सब जानते हैं दुनिया का तेल का लगभग 1/5 अगर बात किया जाए 20% हिस्सा यहां से जाता है और इसे इसलिए चौक पॉइंट कहते हैं। और इसी चौक पॉइंट पर एक तरह से देखेंगे ना, जो ये चौक पॉइंट है इस पर आप देखिए, चूंकि ईरान यहां है, ठीक है, ओमान भी यहां टच करता है, तो इसी चौक पॉइंट को इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया कि आपको हम रास्ता ही नहीं देंगे कोई जहाज को जाने का। अब अगर कोई जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, अरेबियन सी तक नहीं पहुंचता है, तो ये जहाज भारत तक कैसे पहुंचेगा, बाकी पाकिस्तान और बाकी देशों तक कैसे पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा संकट तो होना ही है, तेल गैस यहां तक आ चुका है और आगे जा ही नहीं रहा है तेल गैस, तो भारत में ऊर्जा की संकट होगा, लोगों को गैस उपलब्ध नहीं होगा, यही चीज यहां पर हो रहा है। तो सीज फायर हुआ तो थोड़ा उम्मीद बना कि चलो अब हमारे पास जो है एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, लोगों के पास गैस उपलब्ध होगा। लेकिन जो नया व्यवस्था ईरान ने कर दिया तो फिर से वो एक तरह से ये हो गया कि आप अपना मनमाना कर रहे हैं। अब अगर देखेंगे इस कानून को लेकर के, यूएनसीएलओ को लेकर के, तो हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है। अब हस्ताक्षरकर्ता दोनों हैं। दोनों कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है, एक अमेरिका और दूसरा ईरान, क्योंकि यही दोनों के बीच अभी संघर्ष छिड़ा हुआ था और सीज फायर हुआ है, तो हस्ताक्षरकर्ता तो दोनों हैं, लेकिन रेटिफाई इसको नहीं किया है किसी ने भी। हालांकि जो ट्रांजिट पैसेज है इसका नियम अगर आपको देखा जाए ना, तो ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सभी देशों पर लगभग लागू होता ही है। तो अगर ये दोनों हस्ताक्षर करता है, भले ही रेटिफाई नहीं किए हैं, इसके बावजूद भी अमेरिका और ईरान दोनों को इस लॉ को मानना पड़ेगा। और इस हिसाब से कह सकते हैं ईरान जो काम कर रहा है वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ कर रहा है। तो ये देखना होगा, चूंकि आज इस्लामाबाद में शांति वार्ता है तो उसमें ये मुद्दा निश्चित तौर पर उठेगा और जितने गल्फ देश हैं वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब जरा यहां पर तुलना करने की कोशिश करते हैं, 2-3 जगह की मैं आपको बात करता हूं, अभी मैप भी दिखा दूंगा। तुर्की में एक जगह पड़ता है बोस्फोरस, डार्डानेल्स, देख लीजिए यहां पर आप मैप के जरिए से सबसे पहले ये देख लीजिए, ये एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पर जरा फिर पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत शांति में निर्बाध आवागमन की ये गारंटी इसके तहत दिया गया था। इसमें टर्की को लेकर के कुछ बात कही गई थी। कहा गया था टर्की जो है केवल सेवा आधारित मानवीकृत शुल्क ले सकता है, टोल ये भी नहीं ले सकता है, जैसा कि ईरान कर रहा है। ईरान को भी ये कहा जा रहा है कि आप वहां सर्विस दे रहे हैं पोर्ट का, तो आप ले लीजिए पैसा उसका, ठीक है। मान लीजिए कोई जहाज आ रहा है, लंबी यात्रा करके समुद्र में जहाज आ रहा है, जैसे आप ट्रक से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो रोड किनारे अगर ढाबा है तो आप ढाबा पर रुकते हैं ना, तो ढाबा पर जाते हैं आप खाना खाने के लिए, कुछ भी पानी पीने के लिए, तो जो पानी खाना पीना जो भी होता है रुकते हैं, उसका पैसा आप देते हैं। ढाबा वाला ये तो आपसे नहीं कह सकता कि भैया आप इस हाईवे से आगे गुजरेंगे, मेरा ढाबा यहाँ है, तो पहले हमको आप 500 रुपया दीजिए फिर आपको हाईवे से आगे गुजरने देंगे, ऐसा नहीं कहता। कहता है आपको जो हमारे यहाँ सर्विस लेंगे उसका बस पैसा दीजिए। यही बात अंतर्राष्ट्रीय कानून में कही जा रही है कि आप अगर कुछ सर्विस दे रहे हैं तो उसका पैसा ले लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सर्विस नहीं ले रहे हैं उस कंडीशन में आप सिर्फ वहां पर टोल नहीं ले सकते, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब सिंगापुर वाला स्थिति अगर देखेंगे, सिंगापुर में भी कोई शुल्क की व्यवस्था यहां पर नहीं है। सिंगापुर का अगर मैप होता है तो मैप, चलिए इसका मैप फिलहाल नहीं है, तो चलिए सिंगापुर की स्थिति आप वर्ल्ड मैप को एक तरह से समझने की कोशिश कीजिए, वहां पर भी कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया। इसके अलावा जो काला सागर और भूमध्य सागर मार्ग भी है वह भी लगभग इसी थ्योरी पर चलता है। कुल मिलाकर के जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जो हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इस तरह की व्यवस्था, वहां कहीं पर भी इस तरह के शुल्क नहीं लगते हैं। तो फिर ईरान क्यों ऐसा लगा रहा है, यही एक प्रश्न बनता जा रहा है। कानून एक बात है लेकिन शक्ति संतुलन दूसरी बात। वास्तविकता अभी की यही है, क्योंकि ईरान समझ चुका है कि वह चौक पॉइंट है, दुनिया को इसकी जरूरत है। अगर मैं यहां से जहाज नहीं जाने देता हूं तो मेरी मनमानी चलेगी, गैस का संकट, तेल का संकट पूरी दुनिया में होगा, तो जाहिर सी बात है मैं जो कहूंगा वो होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मेरी बात को मानने के लिए मजबूर होगा। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं यह बातें ईरान के द्वारा आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ते हुए किया जा रहा है। अब यहां पर मैं चाहता हूं, चूंकि प्रीलिम्स का समय है, आप कुछ फैक्ट और कुछ लॉज वगैरह समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर्स और ये विवाद युद्ध से प्रश्न आकर के उससे रिलेटेड चीजों पर पूछा जाता है। पीआईक्यू देखेंगे तो यूपीएससी ऐसा ही करता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ये बहुत महत्वपूर्ण अब चर्चा में आएगा, इसको 5 स्टार लगाइए और नोट कर लीजिए कहीं पर। अब देखिए क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह ढांचा है, अब यहां से जो दुनिया के, यानी कि वर्ल्ड मैप अपने दिमाग में लाइए, और वर्ल्ड मैप में जहां भी समुद्र और महासागर होंगे
उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था किया गया है और इसे समुद्रों का संविधान कहा जाता है। जैसे भारत का संविधान कहते हैं ना, तो इस कानून को समुद्रों का संविधान कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, तो इसके आधार पर, इस कानून के आधार पर समुद्रों का क्षेत्रों का विभाजन किया गया, उसको समझ लीजिए। यहां से पहले भी प्रश्न रहा है। अब इसके तहत क्या होगा कि समुद्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है जहां तटीय देशों के अधिकार अलग अलग हैं। तटीय देशों कहने का तात्पर्य है, समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए समुद्र का ये एरिया लगता है, तो जो तट है, अब ये जैसे टर्की यहां पर है, जैसे इस एरिया में ग्रीस है ना, तो ऐसे जैसे कि यहां पर देखेंगे अल्बानिया है, तो इसके तट पर जो देश होंगे उसका क्या क्या अधिकार रहेगा उस क्षेत्र पर, ये बातें इसके अंतर्गत कही जा रही है। अब इसके अंतर्गत कुछ बातें कही जा रही है, आपने पहले भी पढ़ा होगा आईआर पढ़ते हुए, इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ते हुए भी। देखिए यहां पर क्या है, एक है क्षेत्रीय समुद्र। इसके अंदर कहा जाता है कि तटरेखा से 12 समुद्री मील, तो ये 12 समुद्री मील जो होगा ना, यहां तक जो भी देश का तटरेखा होगा उसका पूर्ण संप्रभु अधिकार होता है। जैसे कि मान लेते हैं भारत का अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए और अरब सागर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो 12 ये जो समुद्री मील की दूरी है, यहां तक संप्रभु अधिकार होगा। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उस समुद्री सीमा में भारत अगर जो भी इस अरब सागर के इस एरिया में करना चाहे वह कर सकता है। इसके अलावा दूसरे पर चलते हैं तो संलग्न क्षेत्र होता है। अब संलग्न क्षेत्र को लेकर के फिर से यही भारत का ही मैप ले लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का, तो 12 से 24 समुद्री मील तक ये होता है। यानी कि पहले 12 तक था संप्रभु क्षेत्र, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए तो ये 24 तक आ गया। इस कंडीशन में आप देखेंगे यहां जो है देश सीमा शुल्क, क्या क्या हो सकता है, सीमा शुल्क, कराधान और प्रदूषण से संबंधित कानून लागू कर सकता है। संबंधित देश जो तटीय देश है उसको ये कानून अधिकार देता है। अब एक स्टेप आगे बढ़िए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है कि 200 समुद्री मील तक ये होता है। ये 12 था, ये 24 था, इसको बढ़ा करके क्या कर दीजिए आप 200। तो 200 समुद्री मील जो होगा, यहां तक देश को क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि समुद्र है तो ये यहां तक तट समाप्त हो गया, यहां से समुद्र शुरू हुआ, तो समुद्र में प्राकृतिक संसाधन तो पानी में है ना, जैसे कि मछली पकड़ना, मछुआरे जाते हैं। अब यहां पर देखेंगे तटीय क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि तेल का भंडार है, इसके अलावा जो है गैस की खुदाई, ये सब जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है उसका विशेष अधिकार होगा, वो काम कर सकता है। लेकिन अन्य देशों को यहां से गुजरने और केवल बिछाने की स्वतंत्रता होती है। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि इस एरिया से क्यों गुजरोगे, या केबल वगैरह जो होता है इंटरनेट वगैरह के लिए, बहुत सारे आजकल फैसिलिटी के लिए वो वहां पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक और है, वह है उच्च समुद्र यानी कि हाई सीज। अब जाहिर सी बात है 12, 24, 200, तो थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, यह क्या है प्लस आप कह सकते हैं, यानी कि 200 से आगे जैसे ही ये मामला यहां से आगे बढ़ेगा, 200 प्लस मील के बाद यह क्षेत्र होता है, यह किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, किसी तरह का अधिकार नहीं, ना ही वह संलग्न क्षेत्र, ना अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा, यह सभी के लिए खुला होगा और मानवता की साझा विरासत इसे माना जाता है। यानी कि इस एरिया के बाद कोई भी देश अनंत समुद्र में जाकर के रिसर्च कर सकता है, तेल की खुदाई कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, जो भी करना चाहे वह कर सकता है, किसी भी तटीय देश का उसमें अधिकार नहीं रहेगा, ये बात है। अब चलिए जरा यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं, पारगमन के अधिकार को लेकर के, राइट ऑफ पैसेज, चूंकि अभी यही चर्चा में आया है, इसको भी 5 स्टार लगाइए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। एक कहा गया इनोसेंट पैसेज। अब ये क्या होता है, हिंदी में कहते हैं निर्दोष पारगमन। अब चूंकि अजीब सा शब्द है निर्दोष, लेकिन फिर भी हिंदी ट्रांसलेशन वही है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर प्रीलिम्स में आप देख रहे हैं आजकल यूपीएससी में हिंदी कैसा आ जाता है, तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। अब ये क्या होता है, विदेशी जहाजों को किसी देश के क्षेत्रीय समुद्र से शांतिपूर्वक गुजरने का अधिकार देता है, बशर्ते वे उस देश की सुरक्षा को खतरा ना पहुंचाए। अगर मान लीजिए भारत है और श्रीलंका की जहाज यहां से गुजर रहा है और भारत सरकार को लगता है, हमारी नौसेना को, कि यहां से अगर श्रीलंका की जहाज या मालदीव की जहाज गुजर रहा है, या श्रीलंका के इस क्षेत्र में भारत का ही जहाज है और कोई खतरा नहीं है, है ना, तो निश्चित तौर पर इस एरिया को कहेंगे इनोसेंट पैसेज, इस स्थिति को लेकर के। दूसरा होता है ट्रांजिट पैसेज। अब यहां पर ही अभी विवाद इस टर्म पे आकर के रुका हुआ है, पारगमन मार्ग। अब ये क्या है, जैसे कि आपने हॉर्मुज की बात किया, जैसे कि मैंने मलक्का को लेकर के बात किया है ना, तो ये सब जो स्टेट होते हैं इस पर ये ट्रांजिट पैसेज लागू होता है। यहां जहाजों और विमानों को बिना किसी रोक टोक या बिना शुल्क चुकाए गुजरने का अधिकार होता है, जिसको लेकर के ईरान कह रहा है कि नहीं, आपको फी देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, जबकि यह कानून कहता है कि यहां पर किसी तरह की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
विवाद समाधान और संसाधन प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्था है। ITLOS समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी की स्थापना की गई है। ट्रिब्यूनल है ना, यहाँ ये समुद्री जो कानून होगा, समुद्री जो विवाद होंगे उसको सुलझाने के लिए एक व्यवस्था है। इसके अलावा ISA इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, यह गहरे समुद्र तल में खनन गतिविधि जो संचालित होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का खनन मिलता है या गैस वगैरह ही मिल गया, किसी भी तरह की स्थिति, तो ऐसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है ताकि क्या होगा, पर्यावरण को और खास करके समुद्र की अगर बात करेंगे तो उसकी जो इकोलॉजी है उसको कोई देश नुकसान ना पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये जो कुछ लॉज वगैरह हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी आपको विवाद बहुत नहीं पूछेगा, विवाद से उत्पन्न हुए जो पॉइंट है वो पूछे जाएंगे, तो ये तैयार रखिए। दूसरी बात, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ईरान जो ये शुल्क वसूलने पर तैयार बैठा हुआ है, क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए, और अगर ईरान ये करता ही रहा तो फिर क्या लगता है, ट्रंप चुप बैठेंगे या फिर सीज फायर एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आएगा। आप लोग के जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।